हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 12 का चैप्टर 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा। अब हम बात करते हैं इसके परिचय की। विश्व राजनीति के बारे में पढ़ते हुए अक्सर हमारा सामना सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्द से होता है। हम सोचते हैं कि इन शब्दों के अर्थ में हमें मालूम है, लेकिन क्या सचमुच हमें इन शब्दों के अर्थ मालूम है? बहस से चर्चा को रोकना हो तो अक्सर इस जुमले का इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि सुरक्षा का मसला है और देश की भलाई के लिए बड़ा ज़रूरी है। ऐसे कहने का मकसद ये जताना होता है कि मसला बड़ा महत्वपूर्ण या फिर गुप्त है और इस कारण उस पर खुली चर्चा नहीं हो सकती। ऐसी फिल्में अगर हम देखते हैं जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सब कुछ बड़ा ढका छुपा और खतरनाक होता है, ऐसा जान पड़ता है कि मानो सुरक्षा 7 तालों के भीतर की चीज़ हो और जिससे आम नागरिक का कुछ लेना देना ना हो। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी बात इतनी ढकी छुपी नहीं रखी जा सकती। सुरक्षा के बारे में हमें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। सुरक्षा क्या है? भारत के सुरक्षा सरोकार क्या क्या है? यह अध्याय इन सवालों पर बहस करता है। इसमें सुरक्षा को समझने के दो नजरिए की चर्चा की गई है। अध्याय में इस बात पर जोर दिया गया है कि विभिन्न संदर्भ और स्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इसी से सुरक्षा के बारे में हमारा नजरिया बनता है। ये जो चित्र है सुरक्षा के दो भिन्न पहलुओं को भी दर्शाता है। कुछ चित्र ग्वाटेमाला में चल रहे गृह युद्ध के। आप देख सकते हैं कि माताएं युद्ध में खोए अपने बच्चों का इंतजार कर रही है और युद्ध में शहीद हुए लोगों को याद किया जा रहा है। कुछ चित्र बांग्लादेश के हैं। इसमें बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से पैदा हुई असुरक्षा को दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे आखिर सुरक्षा है क्या। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरों से भरा होता है। तब क्या इसका मतलब यह है कि हर तरह के खतरे को सुरक्षा पर खतरा माना जाए? अब जैसे कई बार आप देखते होंगे कई प्रकार के खतरे हमें भी देखने को मिलते हैं। जैसे कई बार आंतरिक अशांति हो जाती है, या फिर आतंकवाद जैसे खतरे होते हैं, या फिर प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, या फिर कई प्रकार की आपदाएं ऐसी होती है जिनके कारण कई प्रकार के खतरे हमको देखने को मिलते हैं। तब क्या इसका मतलब ये है कि हर तरह के खतरे को सुरक्षा पर खतरा माना जाए? आदमी जब भी अपने घर से बाहर कदम निकालता है तो उसके अस्तित्व या फिर जीवन यापन के तरीकों को किसी न किसी अर्थ में खतरा जरूर होता है। यदि हमने खतरे का इतना व्यापक अर्थ लिया तो फिर हमारी दुनिया में हर घड़ी और हर जगह सुरक्षा के ही सवाल नजर आएंगे। इसी कारण जो लोग सुरक्षा विषयक अध्ययन करते हैं उनका कहना है कि केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिससे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। तो फिर सवाल बनता है कि किसके केंद्रीय मूल्य? क्या पूरे देश के केंद्रीय मूल्य, या आम स्त्री पुरुषों के केंद्रीय मूल्य, या फिर क्या नागरिकों की नुमाइंदगी करने वाली सरकार हमेशा केंद्रीय मूल्यों का वही अर्थ ग्रहण करती है जो कोई साधारण नागरिक? इसके अतिरिक्त जब हम केंद्रीय मूल्यों पर मंडराते खतरों की बात कहते हैं तो ये सवाल भी उठता है कि ये खतरे कितने गहरे होने चाहिए। जो मूल्य हमें प्यारे हैं, कमोबोश उन सभी को बड़े या छोटे खतरे होते हैं। क्या हर खतरे को सुरक्षा की समझ में शामिल किया जा सकता है? जब भी कोई राष्ट्र कुछ करता है या फिर कुछ करने में असफल होता है तो संभव है इससे किसी अन्य देश के केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचती है। जब भी राहगीर अपनी राह में लूटा जाता है तो आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन को क्षति पहुंचती है। फिर भी अगर हम सुरक्षा का इतना व्यापक अर्थ करें तो हाथ पांव हिलाना भी मुश्किल हो जाएगा। हर जगह हमें खतरे ही नजर आएंगे। इस तरह देखें तो हम इन बातों से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सुरक्षा का रिश्ता फिर बड़े गंभीर खतरों से है। ऐसे खतरे जिनको रोकने के उपाय न किए गए तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति होगी। ये बातें तो ठीक है, फिर भी हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि सुरक्षा अपने आप में भुलैयादार धारणा है। मिसाल के लिए हम ये पूछ सकते हैं कि क्या सदियों या फिर दशकों से विभिन्न समाजों में सुरक्षा की एक समान धारणा चली आ रही है? ऐसा हो तो आश्चर्यजनक है, क्योंकि संसार में कितनी ही बातें रोज बदलती रहती है। फिर हम ये सवाल भी कर सकते हैं कि क्या किसी खास समय में विश्व के सभी समाजों में सुरक्षा की एक जैसी धारणा रहती है? ये बात भी हजम नहीं होती और आश्चर्यजनक लगती है। करीब 200 मुल्कों के 7 अरब 7 अरब सुरक्षा की एक जैसी धारणा रखते हो। ऐसे में आपको ये जानकर कोई धक्का नहीं लगेगा कि सुरक्षा एक विवादग्रस्त धारणा है। आइए सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को दो कोटियों में रखकर समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा। पारंपरिक धारणा यानी कि जो बाहरी सुरक्षा है। अधिकांशतया जब हम सुरक्षा के बारे में कुछ पढ़ या सुन रहे होते हैं तो हमारा सामना सुरक्षा की पारंपरिक अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। संप्रभुता का अर्थ होता है किसी भी राज्य क्षेत्र में अगर
वो अपने आप को संपूर्णतया अपने जो निर्णय है वो खुद से लेता है और बाहरी रूप से किसी के दबाव में भी ना हो, और स्वतंत्रता किसी व्यक्ति विशेष को संदर्भित करती है। सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन को भी खतरा होता है। शायद ही कभी ऐसा होता हो कि किसी युद्ध में सिर्फ सैनिक घायल हो या फिर मारे जाए, उसमें कई बार आम जनता भी पिसती है। आम स्त्री पुरुष को भी युद्ध में हानि उठानी पड़ती है। अक्सर निहत्थे और आम औरत मर्द को जंग का निशाना बनाया जाता है। उनका और उनकी सरकार का हौसला तोड़ने की कोशिश करती है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे हाईजैक वगैरह होते हैं तो उसमें आम आदमियों को ही बंदी बना लिया जाता है। बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं: आत्मसमर्पण करना, दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना, या फिर युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने के बजाय या फिर युद्ध ठन जाए तो अपनी रक्षा करना, ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब ना हो सके और पीछे हट जाए, या फिर हमलावर को पराजित कर देना। युद्ध में कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन वह इसे अपने देश की नीति के रूप में कभी प्रचारित नहीं करना चाहेगी। इस कारण सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे कहते हैं अपरोध, और युद्ध को सीमित रखने या उसको समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व होता है, इसे कहते हैं शक्ति संतुलन। कोई भी देश अपने आस पड़ोस में देखने पर पाता है कि कुछ मुल्क छोटे हैं तो कुछ बड़े। इससे इशारा मिल जाता है कि भविष्य में किस देश से उसे खतरा हो सकता है। मिसाल के लिए, कोई पड़ोसी देश संभव है ये न कहे कि वह हमले की तैयारी में जुटा है। हमले का कोई प्रकट कारण भी जान नहीं पड़ता हो, फिर भी ये देखकर कोई देश बहुत ताकतवर है ये भांपा जा सकता है कि भविष्य में वो हमलावर हो सकता है। इस वजह से हर सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहती है। कोई सरकार दूसरे देशों से शक्ति संतुलन का पड़ला अपने पक्ष में बिठाने के लिए जी तोड़ कोशिश करती है। जो देश नज़दीक हो, जिनके साथ अनबन हो, या जिन देशों के साथ अतीत में लड़ाई हो चुकी हो, उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने पर खास तौर पर जोर दिया जाता है। शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए ये कवायद ज़्यादातर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की होती है, लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिकी ताकत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार है। पारंपरिक सुरक्षा नीति का चौथा तत्व है गठबंधन बनाना। गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और सैन्य हमले को रोकने या फिर उससे रक्षा करने के लिए संवित कदम उठाते हैं। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है, और ऐसे गठबंधनों को ये बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि खतरा किससे है। किसी देश या फिर गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं, और राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया, लेकिन ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल कायदा नामक समूह के आतंकवादियों ने जब 11 सितंबर 2001 के दिन उस पर हमला किया तो उसने इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज़्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर होता है। इसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इस निर्मम मैदान में ऐसी कोई केंद्रीय ताकत नहीं जो देशों के व्यवहार बर्ताव पर अंकुश रखने में सक्षम हो। किसी देश के भीतर हिंसा के खतरों से निपटने के लिए एक जानी पहचानी व्यवस्था होती है, इसे सरकार कहते हैं। लेकिन विश्व राजनीति में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती जो सबके ऊपर हो। यह सोचने का लालच हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी सत्ता है या फिर ऐसा बन सकता है। बहरहाल, फिलहाल अपनी बनावट के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों का दास है, और इसके सदस्य देश जितनी सत्ता इनको सौंपते हैं और स्वीकारते हैं, उतनी ही सत्ता इसे हासिल भी होती है। अतः विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ही उठानी होती है। पारंपरिक धारणा, यानी कि जिसे हम कहते हैं आंतरिक सुरक्षा। इतनी बातों को पढ़ने के बाद आपके जहन में सवाल जरूर कौंधेगा कि क्या सुरक्षा आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती? अगर किसी देश के भीतर रक्तपात हो रहा हो या फिर होने की आशंका हो, वो देश सुरक्षित कैसे होगा? या फिर कई बार आप देखेंगे कि अगर देश में बस दंगे हो रहे हैं, संघर्ष चल रहा है, तो फिर वो सुरक्षित कैसे रह सकता है? ये बाहर के हमलों से निपटने की तैयारी कैसे करेगा जबकि खुद अपनी सीमा के भीतर सुरक्षित नहीं है? इसी कारण सुरक्षा की परंपरागत धारणा का जरूरी रिश्ता अंदरूनी सुरक्षा से भी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इस पहलू पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, तो इसका कारण यही था कि दुनिया के अधिकांश ताकतवर देश अपनी अंदरूनी सुरक्षा के प्रति कमोबेश आश्वस्त थे। हमने पहले कहा था कि संदर्भ और स्थिति को नज़र में रखना जरूरी है। आंतरिक सुरक्षा ऐतिहासिक रूप से सरकारों का सरोकार बनी चली आ रही थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसे हालत और संदर्भ सामने आए कि आंतरिक सुरक्षा पहले की तुलना में कहीं कम महत्व की चीज़ बन गई। सन 1945 के बाद ऐसा जान पड़ा कि
संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपनी सीमा के अंदर एकीकृत और शांति संपन्न है। अधिकांश यूरोपीय देशों, खासकर ताकतवर पश्चिमी मुल्कों के सामने अपनी सीमा के भीतर बसे समुदायों या फिर वर्गों के बीच कोई गंभीर खतरा नहीं था। इस कारण इन देशों ने अपना ध्यान सीमा पार के खतरों पर केंद्रित किया। इन देशों के सामने भारी खतरे क्या थे? यहाँ पर फिर हमें संदर्भ और स्थिति पर ध्यान देना होगा। हम इस बात को जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला और इस दौर में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी गुट तथा सोवियत संघ की अगुवाई करने वाला साम्यवादी गुट एक दूसरे के आमने सामने थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों गुटों को अपने ऊपर एक दूसरे से सैन्य हमले का भय था। इसके अतिरिक्त कुछ यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में उपनिवेशीकृत जनता से खून खराबे की चिंता भी सता रही थी। तब ये लोग आज़ादी चाहते थे। इस सिलसिले में हम याद करें कि 1950 के दशक में फ्रांस को वियतनाम या फिर सन 1950 और 1960 के दशक में ब्रिटेन को केन्या से भी जूझना पड़ा था। उपनिवेशों ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध से आज़ाद होना शुरू किया और उनके सुरक्षा सरोकार अक्सर यूरोपीय ताकतों के समान ही थे। कुछ नव स्वतंत्र देश यूरोपीय ताकतों के समान शीत युद्धकालीन गुटों में से एक न एक के सदस्य बन गए। ऐसे में इन देशों को जोर पकड़ते हुए शीत युद्ध की चिंता करनी थी और दूसरे खेमे में जाने वाले अपने पड़ोसी देश या फिर दूसरे गुट के नेता संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर सोवियत संघ से दुश्मनी ठाननी थी, या अमेरिका या फिर सोवियत संघ के किसी साथी देश से वैर मोड़ना था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध हुए उसमें से 1/3 युद्धों के लिए शीत युद्ध जिम्मेदार रहा। इनमें से अधिकांश युद्ध तीसरी दुनिया में हुए। जिस तरह विदा होती औपनिवेशिक ताकतों को उपनिवेशों में खून खराबे का भय सता रहा था, उसी तरह आज़ादी के बाद कुछ उपनिवेशित मुल्कों को डर था कि उनके यूरोपीय औपनिवेशिक शासक कहीं उन पर हमला न बोल दें। ऐसे में इन मुल्कों को एक साम्राज्यवादी युद्ध से अपनी रक्षा के लिए भी तैयारी करनी पड़ी। एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौतियां थी यूरोपीय देशों के मुकाबले 2 मायनों में विशिष्ट थी। एक तो इन देशों को अपने पड़ोसी देश के सैन्य हमले की आशंका थी। जैसे आप देखते होंगे कि उस टाइम पे जब भारत पर पुर्तगालियों का आक्रमण हुआ था तो उस समय भी यूरोप की कई शक्तियां आपस में लड़ी थी। लाइक जैसे पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, डेनिश हो गए और ब्रिटिश हो गए, साथ ही साथ फ्रांस हो गए। तो कई प्रकार की कंपनियां आपस में ही वहाँ पर लड़ती फिरती थी। दूसरे ने अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता करनी थी। इन देशों को सीमा पार से खतरा तो था ही, खासकर पड़ोसी देशों से, साथ ही भीतर की आशंका थी। अनेक नवस्वतंत्र देश संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर सोवियत संघ या फिर औपनिवेशिक ताकतों से कहीं ज़्यादा अपने पड़ोसी देशों से आशंकित थे। इनके बीच सीमा रेखा और भूक्षेत्र या फिर आबादी पर नियंत्रण को लेकर या फिर एक एक करके सभी सवालों पर झगड़े हुए। अलग राष्ट्र बनाने पर तुले अंतर के अलगाववादी आंदोलन से भी इन देशों को खतरा था। कोई पड़ोसी मुल्क ऐसे अलगाववादी आंदोलन को हवा दे या फिर उसकी सहायता करे तो दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव की स्थिति बनती थी। विश्व के सशस्त्र संघर्षों में 95% तब आंतरिक युद्ध के अंतर्गत ही आते हैं। सन 1946 से लेकर के 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या में 12 गुनी वृद्धि हुई है, जो पिछले 200 वर्षों में सबसे लंबी छलांग है। इस तरह पड़ोसी देशों से युद्ध और आंतरिक संघर्ष नवस्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती थी। सुरक्षा के कुछ और पारंपरिक तरीके, जैसे कि सुरक्षा की परंपरागत धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए। युद्ध के लक्ष्य और साधन दोनों से इसका संबंध है। न्याय युद्ध की यूरोपीय परंपरा का ही ये परवर्ती विस्तार है कि आज लगभग पूरा विश्व मानता है कि किसी देश को युद्धोचित कारणों यानी कि आत्मरक्षा या फिर दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए और युद्धरत सेना को चाहिए कि वह संघर्ष विमुख शत्रु निहत्थे व्यक्ति या फिर आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को ना मारे। यानी कि अगर किसी के पास हथियार नहीं है या फिर जो सरेंडर कर रहा है तो उसको वो ना मारे। सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना कि आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो, यानी कि खुद को बचाने के लिए जरूरी हो, और उससे एक सीमा तक ही हिंसा का सहारा भी लेना चाहिए। बल प्रयोग तभी किया जाए जब बाकी उपाय असफल हो गए हो, क्योंकि कहा जाता है कि पहले हमेशा शांति का मार्ग ही अपनाना चाहिए। सुरक्षा की परंपरागत धारणा इस संभावना से इनकार नहीं करती कि देशों के बीच एक न एक रूप में सहयोग हो। इनमें सबसे महत्वपूर्ण निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण तथा विश्वास की बहाली। निरस्त्रीकरण की मांग होती है कि सभी राज्य, चाहे उनका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज जाए। उदाहरण के लिए 1972 की जैविक हथियार संधि, जो कि बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं BWC।
और 1997 के रासायनिक हथियार संधि, जिसको कहा जाता है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, यानी कि जिसको शॉर्ट में कहते हैं CWC। इनमें ऐसे हथियार को बनाना और रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है। 155 से ज़्यादा देशों ने BWC संधि पर और 193 देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर भी किए थे। इन दोनों संधियों पर दस्तखत करने वालों में सभी महाशक्तियां शामिल हैं, लेकिन महाशक्तियां अमेरिका तथा सोवियत संघ सामूहिक संहार के अस्त्र यानी कि परमाणुविक हथियार का विकल्प नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए दोनों ने अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया। अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने या उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे कानूनों का पालन भी करना पड़ता है। 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि यानी कि ABM ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। अगर आपको पता होगा बैलिस्टिक मिसाइल का, तो ये हवा से हवा में, मतलब ये इस तरीके से जाती है। पहले अगर हम इसको यहाँ से लॉन्च करते हैं तो सीधे एटमॉस्फेयर से होकर के फिर नीचे आएगी, उसको कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। इस चित्र के भीतर लिखा है, क्या देश पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? अगर इसमें आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे तो गृह रक्षा विभाग के इस आतंक मापी का इस्तेमाल करें। ये मीटर आपको बताता है कि देश पर आतंक का साया कितना घना है। आतंक सूचक सुई को ऊपर दिए गए खानों में से किसी एक पर ले जाएं जो आपके जानते मौजूदा खौफ की सही तस्वीर पेश करता हो। इससे पता चलेगा कि अमेरिकी जनता आतंकी हमले को लेकर कितनी आशंकित है। आतंक हमारे हर तरफ है और वो हमें कभी भी हम पर झपट सकता है। इस आतंक मापी के बूते आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना भयभीत रहना चाहिए। सावधानीपूर्वक सुई घुमाएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे आप सुनते होंगे अग्नि हो गई, या फिर त्रिशूल हो गए, या फिर ये पृथ्वी हो गया। तो ये सारे इसके ही मिसाइल हैं, बैलिस्टिक टाइप के। ऐसे प्रक्षेपास्त्रों से हम हमले की शुरुआत की जा सकती थी। संधि में दोनों देशों को सीमित संख्या में ऐसी रक्षा प्रणाली तैनात करने की अनुमति थी, लेकिन इन संधि ने दोनों देशों को ऐसी रक्षा प्रणाली के व्यापक उत्पादन से रोक दिया। जैसे कि हमने अध्याय 1 में देखा, अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की कई अन्य संधियों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 2 यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी यानी कि SALT सेकंड, और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी यानी कि START शामिल है। परमाणु अप्रसार संधि यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी यानी कि NPT 1968 भी एक महत्वपूर्ण संधि थी, जो कि अस्त्र नियंत्रण संधि थी, क्योंकि इसने परमाणुविक हथियारों के उपार्जन को कायदे कानून के दायरे में ला खड़ा किया। जिन देशों ने सन 1967 में पहले परमाणु हथियार बना लिए थे या उनका परीक्षण कर लिया था, उन्हें इस संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की अनुमति दी गई। जो देश सन 1967 तक ऐसा नहीं कर पाए थे, उन्हें ऐसे हथियारों को हासिल करने के अधिकार से भी वंचित किया गया। परमाणु अप्रसार संधि ने परमाणुविक आयुध को समाप्त तो नहीं किया, लेकिन इन्हें हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या जरूर कम की। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में यह बात भी मानी जाती है कि विश्वास बहाली के उपाय से देशों के बीच हिंसाचार कम किया जा सकता है। विश्वास बहाली की प्रक्रिया में सैन्य टकराव और प्रतिद्वंदिता वाले देश सूचनाओं तथा विचारों के नियमित आदान प्रदान का फैसला भी करते हैं। वे देश एक दूसरे को अपने फौजी मकसद तथा एक हद तक अपनी सैन्य योजनाओं के बारे में बताते हैं। ऐसा करके देश अपने प्रतिद्वंदी को इस बात का आश्वासन देते हैं उनकी तरफ से औचक हमले की योजना नहीं बनाई जा रही। देश एक दूसरे को ये भी बताते हैं कि उनके पास किस तरह के सैन्य बल हैं। वे ये भी बता सकते हैं कि इन बलों को कहाँ तैनात किया जा रहा है। संक्षेप में कहें तो विश्वासी बहाली की प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि प्रतिद्वंदी देश किसी गलतफहमी या फिर गफलत में पड़कर जंग के लिए आमदाना हो जाए। कुल मिलाकर के देखें तो सुरक्षा की परंपरागत धारणा मुख्य रूप से सैन्य बल के प्रयोग या फिर सैन्य बल के प्रयोग की आशंका से संबद्ध है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में माना जाता है कि सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है और सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम भी रखा जा सकता है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा भी होती है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबद्ध नहीं, इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों के बारे में भी और आशंकाओं को भी शामिल किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के भीतर स्वीकार किए गए संदर्भी सुरक्षा किसकी पर सवाल उठाकर। ऐसा करते हुए सुरक्षा के तीन और तत्वों, किन चीज़ों की सुरक्षा, किन खतरों से सुरक्षा और सुरक्षा के तरीकों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जब हम संदर्भी की बात करते हैं तो हमारा आशय होता है कि सुरक्षा किसको चाहिए।
सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में भू क्षेत्र और संस्थाओं सहित राज्य को संदर्भी माना जाता है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में संदर्भी का दायरा बड़ा हो जाता है। जब हम पूछते हैं कि सुरक्षा किसको, तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के प्रतिपादकों का जवाब होता है सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्तियों और समुदायों कहे कि समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा या फिर विश्व रक्षा भी कहा जाता है। मानवता की रक्षा का विचार जनता जनार्दन की सुरक्षा को राज्यों की सुरक्षा से बढ़कर मानता है। मानवता की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक होने चाहिए और अक्सर होते भी हैं। लेकिन सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता। नागरिकों को विदेशी हमले से बचाना भले ही उनकी सुरक्षा की जरूरी शर्त हो, लेकिन इतने भर को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। सच्चाई यह है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए, उससे कहीं ज़्यादा लोग खुद अपनी ही सरकारों के हाथों खेत रहे। मानवता की सुरक्षा के सभी पैरोकार मानते हैं कि इसका प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की संरक्षा है। बहरहाल इस बात पर मतभेद है कि ठीक ऐसे कौन से खतरे हैं जिनसे व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक इसकी कोई ऐसी सार्वजनिक परिभाषा आई नहीं है। मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ लेने में पैरोकारों का जोर व्यक्तियों को हिंसक खतरों यानी खून खराबे से बचाने पर होता है, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्नान के शब्दों में कहें तो ऐसे पैरोकारों का आशय होता है व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून खराबा से बचाना। मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले पैरोकारों का तर्क है कि खतरों की सूची में अकाल, महामारी या फिर आपदाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध, जनसंहार और आतंकवाद के साथ साथ मिलकर जितने लोगों को मारते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग अकाल से मर जाते हैं, क्योंकि अगर उनको भोजन ही नहीं मिलेगा तो फिर वो जिएंगे कैसे। या फिर महामारी आती है, जैसे आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कितने सारे लोगों की डेथ हुई थी, तो इस वजह से भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। और प्राकृतिक आपदा, जैसे कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में सुनामी आ जाए या फिर बाढ़ आ जाए तो उससे भी बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। मानवता की सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ में आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी शामिल किया जाता है। तनिक अलग अंदाज में कहें तो मानवता की रक्षा के व्यापकतम नजरिए में जोर अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर दिया जाता है। विश्वव्यापी खतरे जैसे वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, या फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद हो गया, या फिर एड्स और बर्ड फ्लू जैसी महामारियों के मद्देनज़र 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी थी। कोई भी देश इन समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं स्थितियों में किसी एक देश को इन समस्याओं की मार बाकियों की अपेक्षा ज़्यादा झेलनी पड़े। और अभी आप देख रहे होंगे लाइक जैसे साइबर अटैक्स हो रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सुरक्षा का ही विषय है। उदाहरण के लिए वैश्विक ताप वृद्धि से अगर समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठता है तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा डूब जाएगा, कमोबेश पूरा मालदीव सागर में समा जाएगा और थाईलैंड की 50% आबादी को भी खतरा पहुंचेगा। चूंकि इन समस्याओं की प्रकृति वैश्विक है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, भले ही इसे हासिल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। खतरे के कुछ नए स्रोत भी है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के दो पक्ष हैं, मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। ये दोनों सुरक्षा के संदर्भ में खतरों की बदलती प्रकृति पर जोर देते हैं। हम नीचे के खंड में ऐसे कुछ खतरों की चर्चा भी करेंगे। जैसे आतंकवाद का आशय राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर और बिना किसी मुरव्वत के नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। अगर हम नॉर्मली आतंक वर्ड का मीनिंग की बात करें तो आतंक का मतलब होता है भय या फिर डर, यानी कि किसी को डराना। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज़्यादा देशों में व्याप्त है, उसके निशाने पर कई देशों के नागरिक हैं। कोई राजनीतिक संदर्भ या स्थिति नापसंद हो तो आतंकवादी समूह से बल प्रयोग या फिर बल प्रयोग की धमकी देकर बदलना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई देशों की जो सरकार है उनको मतलब से ब्लैकमेल करके भी आतंकवाद जो है वो अपने मनचाहे चीज़ें करवाता रहता है। जनमानस को आतंकित करने के लिए नागरिकों को निशाना बनाया जाता है और आतंकवाद नागरिकों के असंतोष का इस्तेमाल राष्ट्रीय सरकारों या फिर संघर्षों में शामिल अन्य पक्ष के खिलाफ भी करता है। आतंकवाद के चिर परिचित उदाहरण है जैसे विमान अपहरण हो गया, यानी जिसे कहते हैं हाईजैक, या फिर भीड़ भरी जगहों जैसे रेलगाड़ी, होटल, बाजार या ऐसी ही अन्य जगहों पर बम लगाना। सन 2001 के 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला था। इस घटना के बाद से दूसरे मुल्क और वहाँ की सरकारें आतंकवाद पर ज़्यादा ध्यान देने लगी। बहरहाल आतंकवाद कोई नई परिघटना नहीं, गुजरे वक्त में आतंकवाद की अधिकांश घटनाएं मध्य पूर्व, यूरोप, लातिनी अमेरिका और दक्षिण एशिया में भी। भारत में भी आपने इसके कई उदाहरण देखे होंगे। अब हम बात करते हैं मानवाधिकार की।
मानवाधिकार को 3 कोटियों में रखा गया है। हो सकता है कि आपको लगे कि मानवाधिकारों की इससे कहीं ज़्यादा कोटियाँ हो सकती है, लेकिन इन तीनों कोटियों से मानवाधिकार विषयक चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। पहली कोटि राजनीतिक अधिकारों की है, जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी। दूसरी कोटि है सामाजिक सांस्कृतिक यानी कि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की। अधिकारों की तीसरी कोटि में उपनिवेशीकृत जनता और जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं। इस वर्गीकरण को लेकर व्यापक सहमति है, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि इनमें से किस कोटि के अधिकारों को सार्वभौम मानवाधिकारों की संज्ञा दी जाए या इन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को क्या करना चाहिए। 1990 के दशक से कुछ घटनाओं, मसलन रवांडा में जनसंहार, कुवैत पर इराक का हमला और पूर्वी तिमोर में इंडोनेशियाई सेना के रक्तपात के कारण बहस चल पड़ी कि संयुक्त राष्ट्र संघ को मानवाधिकार के हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर नहीं। कुछ का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अधिकार देता है कि वो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हथियार उठाए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी है जिनका तर्क है संभव कि ताकतवर देशों के हितों से निर्धारित होता हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार उल्लंघन के किस मामले में कार्रवाई करेगा और किस में नहीं। खतरे का एक और स्रोत वैश्विक निर्धनता है। विश्व की जनसंख्या फिलहाल 760 करोड़ है और यह आंकड़ा 21वीं सदी के मध्य तक 1000 करोड़ तक हो जाएगा। फिलहाल विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि का 50% सिर्फ 6 देशों भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में घटित हो रहा। अनुमान है कि अगले 50 सालों में दुनिया के सबसे गरीब देशों में जनसंख्या 3 गुनी बढ़ेगी, जबकि इसी अवधि में अनेक धनी देशों की जनसंख्या घटेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी होता है, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या में कमी भी देखने को मिलेगी। प्रति व्यक्ति उच्च आय और जनसंख्या की कम वृद्धि के कारण धनी देश या फिर सामाजिक समूहों को और धनी बनने में मदद मिलती है, जबकि प्रति व्यक्ति निम्न आय और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एक साथ मिलकर के गरीब देशों और सामाजिक समूहों को और ज़्यादा गरीब बनाता है। विश्व स्तर पर यह समानता उत्तरी गोलार्ध के देशों को दक्षिणी गोलार्ध के देशों से अलग करती है। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में असमानता अच्छी खासी बढ़ी है। यहाँ कुछ देशों ने आबादी की रफ्तार को काबू में किया है और आय को बढ़ाने में सफल रहे हैं, जबकि बाकी देश ऐसा नहीं कर पाए। उदाहरण के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा सशस्त्र संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होता है। ये इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। 21वीं सदी के शुरुआती समय में इस इलाके के युद्ध में शेष दुनिया की तुलना में कई ज़्यादा लोग मारे भी गए हैं। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में मौजूद गरीबी के कारण अधिकाधिक लोग बेहतर जीवन, खासकर आर्थिक अवसरों की तलाश में उत्तरी गोलार्ध के देशों में प्रवास कर रहे हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद उठ खड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून अप्रवासी जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं और शरणार्थी जो कि युद्ध या फिर प्राकृतिक आपदा या फिर राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं, में भेद करते हैं। सामान्यतया उम्मीद की जाती है कि कोई राज्य शरणार्थियों को स्वीकार करेगा, लेकिन उन्हें अप्रवासियों को स्वीकारने की बाध्यता नहीं होती। शरणार्थी अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हैं, जबकि जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके होते हैं परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही हैं, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। 1990 के दशक के शुरुआती सालों में हिंसा से बचने के लिए कश्मीर घाटी को छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित आंतरिक रूप से विस्थापित जन के उदाहरण हैं। और जब मतलब आपको याद होगा, अगर स्वर्णिम विजय दिवस में जैसे जब बांग्लादेश मुक्त हुआ था तो उस समय भी काफ़ी ज़्यादा मतलब शरणार्थी भारत आए थे, तो उसको कहते हैं अपनी सीमा से बाहर आना, देश की सीमा से बाहर आना, उनको कहते हैं शरणार्थी। आयु प्रत्याशा जन्म के समय आयु प्रत्याशा सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देश में 40 वर्ष, लगभग उन सभी समाजों में जहाँ औसत आयु प्रत्याशा 70 वर्ष से ज़्यादा है। निजी आय $1000 से ज़्यादा है। फिर भी सन 1975 में इन देशों में आयु प्रत्याशा और आमदनी का एक ब्यौरा: क्यूबा में 70 वर्ष और $540, श्रीलंका में 80 वर्ष और $200, ब्राज़ील में 61 वर्ष और $750 और लीबिया में 53 वर्ष और $3000। यह आंकड़े दिखाते हैं कि किसी देश में आय और सेवाओं का बंटवारा जिस ढंग से होता है उसका गहरा असर समाज के स्वास्थ्य की दशा पर भी पड़ता है। अगर हम शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 1 वर्ष की उम्र पूरे करने से पहले मृत्यु की चपेट में आने वाले शिशुओं की संख्या को कहते हैं। स्वीडन में है 1000 से 3, विकसित देश में जो औसत है वो 100 में से 1 है, भारतीय उपमहाद्वीप में 7 में से 1, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में 5 में से 1। भोजन के अभाव, साफ सफाई की कमी और अपर्याप्त चिकित्सा देखभाल की वजहों से बच्चे और शिशु ज़्यादा चपेट में आते हैं। 5 साल की आयु पूरी करने से पहले बाल मृत्यु प्रतिशत विकासशील देश में 50% है और विकसित देश में 5% है।
विश्व का शरणार्थी मानचित्र विश्व के संघर्ष मानचित्र से लगभग हूबहू मेल खाता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सतत संघर्ष और युद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बने और सुरक्षित जगह की तलाश में निकले। 1990 से 1995 के बीच 70 देशों के मध्य कुल 93 युद्ध हुए और इसमें लगभग 55.5 लाख लोग मारे गए। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति, परिवार और कभी कभी पूरे समुदाय को सर्वव्याप्त भय या फिर आजीविका, पहचान और जीवन यापन के परिवेश के नाश के कारण जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर भी होना पड़ा। युद्ध और शरणार्थियों के प्रवास के आपसी रिश्ते पर नजर डालने से पता चलता है कि सन 1990 के दशक में कुल 60 जगहों से शरणार्थी प्रवास करने को मजबूर हुए। इनमें 3 को छोड़कर से सभी मूल में सतत संघर्ष था। HIV, एड्स, बर्ड फ्लू और सार्स यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसी महामारियां प्रवास, व्यवसाय, पर्यटन और सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेजी से विभिन्न देशों में फैली है। इन बीमारियों के फैलाव को रोकने में किसी एक देश की सफलता या फिर असफलता का प्रभाव दूसरे देशों में होने वाले संक्रमण पर भी पड़ता है। अनुमान है कि 2003 तक पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग HIV, एड्स से संक्रमित हो चुके थे। इसमें 2/3 लोग अफ्रीका में रहते हैं, जबकि शेष के 50% दक्षिण एशिया में। उत्तरी अमेरिका तथा दूसरे औद्योगिक देशों में उपचार की नई विधियों के कारण 1990 के दशक के उत्तरार्ध के वर्षों में HIV, एड्स से होने वाली मृत्यु की दर में तेजी से कमी आई है। लेकिन अफ्रीका जैसे गरीब इलाके के लिए ये उपचार कीमत को देखते हुए आकाश कुसुम कहे जाएंगे, जबकि अफ्रीका को ज़्यादा गरीब बनाने में HIV, एड्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक भी साबित हुआ है। क्योंकि अगर किसी भी देश का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वहाँ के नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो आर्थिकी है वो भी प्रभावित होती है। एबोला वायरस, सेंटा वायरस और हेपेटाइटिस C जैसी कुछ नई महामारियाँ उभरी है, जिनके बारे में जानकारी भी कुछ खास नहीं है। कोरोना, TB, मलेरिया, डेंगू बुखार और हैजा जैसी पुरानी महामारियों ने औषधि प्रतिरोधक रूप धारण कर लिया, यानी कि अगर अब दवाइयाँ भी देंगे तो वो दवाइयाँ भी उन पर असर नहीं करती है और इससे इनका उपचार भी कठिन हो गया। जानवरों में महामारी फैलने से भारी आर्थिक दुष्प्रभाव होता है। 1990 के दशक के उत्तरार्ध के सालों से ब्रिटेन ने मैड काऊ महामारी के भड़क उठने के कारण अरबों डॉलर का नुकसान भी उठाया है और बर्ड फ्लू के कारण कई दक्षिण एशियाई देशों को मुर्ग निर्यात बंद करना पड़ा। ऐसी महामारियां बताती है कि देशों के बीच में पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है और राष्ट्रीय सीमाएं अब पहले की तुलना में कम सार्थक रह गई है। इन महामारियों का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है। सुरक्षा की धारणा में विस्तार करने का ये मतलब नहीं कि हम हर तरह के कष्ट या फिर बीमारी को सुरक्षा विषयक चर्चा के दायरे में शामिल कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो सुरक्षा की धारणा में संगति ही नहीं रह जाती। ऐसे में हर चीज़ सुरक्षा का मसला हो सकती है। इसी कारण किसी मसले को सुरक्षा का मसला कहलाने के लिए एक सर्व स्वीकृत न्यूनतम मानक पर खरा उतरना जरूरी है। मिसाल के लिए, अगर किसी मसले से संदर्भी यानी कि राज्य या फिर जन समूह के अस्तित्व को खतरा हो रहा हो तो उसे सुरक्षा का मसला कहा जा सकता है, चाहे इस खतरे की प्रकृति कुछ भी क्यों ना हो। उदाहरण के लिए मालदीव को ले सकते हैं। वैश्विक तापवृद्धि से जैसे मालदीव को खतरा हो सकता है, क्योंकि समुद्र तल के ऊंचा उठने से इसका ज़्यादातर हिस्सा डूब जाएगा, जबकि दक्षिणी अफ्रीकी देशों में HIV, एड्स से गंभीर खतरा है, क्योंकि यहाँ हर 6 वयस्क व्यक्ति में एक इस रोग यानी कि बोस्टवाना की हालत सबसे बदतर है। वहाँ 3 में से 1 व्यक्ति HIV, एड्स से पीड़ित है। 1994 में रवांडा की तुत्सी जनजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराया, क्योंकि प्रतिद्वंदी हुतू जनजाति ने कुछ ही हफ्तों में लगभग 5 लाख तुत्सी लोगों को मार डाला था। इससे पता चलता है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा भी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के समान स्थानीय संदर्भों के अनुकूल परिवर्तनशील है। अगर हम विश्व में शरणार्थियों की बात करें, जो कि 2017 के डेटा के अनुसार है, तो विश्व के विस्थापित लोगों को कहाँ शरण दी गई? जैसे 16% अमेरिका में, 11% एशिया और पैसिफिक में, 30% अफ्रीका में, 26% मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका में और 17% यूरोप में। अगर हम सहयोग मूलक सुरक्षा की बात करें तो हमने देखा कि सुरक्षा पर मंडराते इन अनेक अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की ही नहीं बल्कि आपसी सहयोग की जरूरत भी है। तो आतंकवाद से लड़ने या फिर मानवाधिकारों को बहाल करने में भले ही सैन्य बल की कोई भूमिका हो, और यहाँ भी सैन्य बल एक सीमा तक ही कारगर हो सकता है, लेकिन गरीबी मिटाने, तेल या फिर बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति बढ़ाने या फिर आप्रवासियों और शरणार्थियों की आवाजाही के प्रबंधन तथा महामारी के नियंत्रण में सैन्य बल से क्या मदद मिलेगी, ये कहना मुश्किल है। वस्तुतः ऐसे अधिकांश मसलों में सैन्य बल के प्रयोग से मामला और ज़्यादा बिगड़ेगा।
ज़्यादा प्रभावी यही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीतियाँ तैयार की जाए। सहयोग द्विपक्षीय यानी कि दो देशों के बीच में, या फिर क्षेत्रीय, महादेशीय या फिर वैश्विक स्तर का हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि खतरे की प्रकृति क्या है और विभिन्न देश इससे निपटने के लिए कितने इच्छुक तथा सक्षम हैं। सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाएं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड बैंक एंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि। स्वयंसेवी संगठन में जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, रेड क्रॉस हो गया, निजी संगठन हो गया तथा दानदाता संस्थाएं, धार्मिक संगठन, मजदूर संगठन, सामाजिक और कुछ विकास संगठन हो जाएंगे। और इसके अलावा व्यावसायिक संगठन और निगम तथा जानी मानी हस्तियां जैसे नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा आदि शामिल हो सकते हैं। सहयोग मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उन सरकारों से निपटने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है जो अपनी ही जनता को मार रही हो, या फिर गरीबी, महामारी और प्रलयंकारी घटनाओं की मार झेल रही जनता के दुख दर्द की उपेक्षा कर रही हो। ऐसी स्थिति में सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का जोर होगा कि बल प्रयोग सामूहिक स्वीकृति से और सामूहिक रूप से किया जाए, न कि कोई एक देश अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और स्वयंसेवी संगठनों समेत अन्यों की मर्जी पर कान दिए बगैर बल प्रयोग का रास्ता इख्तियार करे। अब हम बात करेंगे भारत की सुरक्षा की रणनीतियाँ। भारत को पारंपरिक यानी कि सैन्य और अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा है। ये खतरे सीमा के अंदर से भी उभरे और बाहर से भी। भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक हैं और अलग अलग वक्त में इन्हीं घटकों के हेरफेर से सुरक्षा की रणनीति भी बनाई गई है। सुरक्षा नीति का पहला घटक रहा सैन्य क्षमता को मजबूत करना, क्योंकि भारत पर पड़ोसी देश से हमले होते रहे। पाकिस्तान ने 1947, 48, 1965, 1971, 1999 में और चीन ने सन 1962 में भारत पर हमला किया था। दक्षिण एशियाई इलाके से भारत के चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देश है। ऐसे में भारत के परमाणु परीक्षण करने के फैसले जैसे कि 1998 को उचित ठहराते हुए भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया था। भारत ने सन 1976 में पहला परमाणु परीक्षण भी किया था। भारत की सुरक्षा नीति का दूसरा घटक है अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। भारत के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता, विउपनिवेशीकरण यानी कि डिकोलोनाइजेशन और निरस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत भी की थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम पंच मानने पर जोर दिया। भारत ने हथियारों के अप्रसार के संबंध में सार्वभौम और बिना भेदभाव वाली नीति चलाने की पहलकदमी की, जिसमें हर देश को सामूहिक संहार के हथियारों यानी कि परमाणु, जैविक या फिर रासायनिक से संबद्ध बराबर के अधिकार और दायित्व हों। भारत ने नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई और सबसे बड़ी बात यह है कि दो महाशक्तियों की खेमेबाजी से अलग उसने गुट निरपेक्षता के रूप में विश्व शांति का तीसरा विकल्प सामने रखा। भारत उन 160 देशों में शामिल है जिन्होंने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक तापवृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में भी दिशा निर्देश बताए गए। सहयोग मूलक सुरक्षा की पहलकदमियों के समर्थन में भारत ने अपनी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाली के मिशनों में भी भेजी है। भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक है देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्र से कई उग्रवादी समूहों ने समय समय पर इन प्रांतों को भारत से अलगाने की कोशिश की। भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का भी पालन किया। ये व्यवस्था विभिन्न समुदाय और जनसमूहों को अपनी शिकायत को खुलकर रखने की और सत्ता में भागीदारी करने का मौका भी देती। जैसे आप कुछ टाइम पहले खालिस्तान का मुद्दा भी देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं अलगाववादी प्रक्रिया थी ये भी। आखिर में एक बात ये है कि भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने के प्रयास किए गए हैं कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले और नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता ज़्यादा ना हो। प्रयास आंशिक रूप से सफल हुए हैं। हम गरीबी और असमानता पर काबू पाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे संविधान का जो DPSP है वो भी राज्य को निर्देश देता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का विकास किया जाए। फिर भी लोकतांत्रिक राजनीति से ऐसे अवसर उपलब्ध हैं कि गरीबी और वंचित नागरिक अपनी आवाज़ उठा सकें। जैसे कि आर्टिकल 19 है, वो सबको अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार भी देता है। लोकतांत्रिक रीति से निर्वाचित सरकार के ऊपर दबाव होता है कि वो आर्थिक समृद्धि को मानवीय विकास का सहगामी बनाए। इस प्रकार लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक आदर्श नहीं है, लोकतांत्रिक शासन जनता को ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराने का साधन भी है। इस संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र की सफलता और असफलताओं के बारे में आप एक और किताब में विस्तार से पढ़ेंगे। ये किताब स्वातंत्र्योत्तर भारत की राजनीति पर केंद्रित है। अब आपको जैसे चैप्टर समझ आ गया होगा तो आपके लिए कुछ होमवर्क। निम्नलिखित पदों को उनके अर्थ से मिलाएं।
जैसे विश्वास बहाली के उपाय, अस्त्र नियंत्रण, गठबंधन, निरस्त्रीकरण। इसका सेकंड जो कॉलम है उसमें है कुछ खास हथियारों के इस्तेमाल से परहेज, राष्ट्रों के बीच सुरक्षा मामलों पर सूचनाओं के आदान प्रदान की नियमित प्रक्रिया, सैन्य हमले की स्थिति से निपटने या फिर उसके अवरोध के लिए कुछ राष्ट्रों का आपस में मेल करना, या फिर हथियारों के निर्माण या फिर उनको हासिल करने पर अंकुश। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन, परंपरागत और अपारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर है, गठबंधनों का निर्माण करना और उनको बनाए रखना इसमें किस कोटि में आता है, तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है। तीसरा क्वेश्चन, आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या फिर अपरंपरागत में। इसके अलावा सुरक्षा के परंपरागत दृष्टिकोण के हिसाब से बताएं कि अगर किसी राष्ट्र पर खतरा मंडरा रहा हो तो उसके सामने क्या विकल्प होते हैं। इसके अलावा शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है। इसके अलावा सैन्य गठबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं, किसी ऐसे सैन्य गठबंधन का नाम बताएं जो अभी मौजूद है, इस गठबंधन के उद्देश्य भी बताएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको क्लासेस अपडेट मिलती रहे, और साथ ही साथ क्लास की जो PDF है वो आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि NCERT पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप इसे फ्री टाइम में सुन सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।